हेलो स्टडी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ फॉर स्टडी। इस लेक्चर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के बारे में बात करेंगे। प्रेम्बल क्या है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या जजमेंट रही है प्रेम्बल को लेके। हम प्रेम्बल से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ेंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है। और इस वीडियो के एंड में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे कि क्या प्रेम्बल मिथ है या रियलिटी कंटेम्प्रेरी इंडिया में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, इंट्रोडक्शन टू द प्रीएम्बल। कोई भी बुक और इस लिहाज से हर बुक का एक प्रीफेस होता है। प्रीफेस में होता क्या है? ये प्रीफेस हमें बताता है कि ये बुक किस बारे में है, एक ब्रीफ शॉर्ट समरी की तरह। उसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल प्रीफेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यह हमें बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसकी एक ब्रीफ शॉर्ट समरी की तरह। और ये प्रीफेस हमें सिर्फ प्रीएम्बल के बारे में नहीं बताता, बल्कि हमें ये भी बताता है कि जिन्होंने हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उनके माइंड में क्या चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन लिखते टाइम। प्रीएम्बल एक की तरह है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टर्स का माइंड अनलॉक करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स के माइंड में क्या चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन लिखते टाइम, हमें प्रीएम्बल को कैसे बताता है। हमारे प्रीएम्बल में बात की गई है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। अगर हमारे प्रीएम्बल इतने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर ज़रूर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी में बिलीव रखते होंगे। यानी कि यहाँ दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पहली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। दूसरी, प्रीएम्बल वो की है जिससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स के माइंड को अनलॉक कर सकते हैं। यानी कि प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो कि डेलिब्रेटेड थे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2.5 ईयर्स के लिए, उनके माइंड में कुछ आइडल्स थे, गोल्स थे, और उन गोल्स को उन्होंने पूरा किया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि प्रीएम्बल उन आइडल्स और गोल्स को सेट करता है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अचीव करना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स अचीव करना चाहते थे सोसाइटी में इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, इसलिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में मेंशन है। 1967 के गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े आइडल्स और एस्पिरेशंस का नटशेल है। 1960 के बेरुगारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल वो की है जिससे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड अनलॉक कर सकते हैं। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उन्होंने ये रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे रखा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट करा। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बात करता है इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और वर्ल्ड पीस और बैनिशमेंट ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में। और हमारा प्रीएम्बल उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है जिसे पंडित नेहरू ने ड्राफ्ट किया था और जो 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। If we look at the text of the preamble, it talks about we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, so on and so forth. अगर हम प्रीएम्बल के इस टेक्स्ट को ब्रेक करें तो इसके 4 कॉम्पोनेंट्स निकलते हैं। फर्स्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ प्रीएम्बल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स की बात कर रहा है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स क्या है? इंडियन सिटीजन्स, यहाँ के नागरिक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किसी फॉरेन पावर या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का गिफ्ट नहीं है, ये हमने खुद को दिया है और यही सबसे पहली चीज़ रिफ्लेक्ट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंड इज़ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। मैं ये सारे टर्म्स एक एक करके समझाऊंगी, पर यहाँ सबसे पहले नोट करने की चीज़ ये है कि ये सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स कैपिटल में लिखे हुए हैं और ना ही इनके बीच में कोई पंचुएशन मार्क है, कोई कॉमा, कुछ नहीं है। सोवरेन को सोशलिस्ट से सेपरेट करने के लिए और सोशलिस्ट को सेकुलर से सेपरेट करने के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है?
ये सिग्निफाई कर रहा है कि हमें इन टर्म्स को अकेले नहीं देखना, आइसोलेशन में नहीं देखना, बल्कि हमें इन सारी टर्म्स को एक साथ देखना है बिना सेपरेट करे एज एन इंटीग्रल होल। यानी कि हम सोवरेन को सोशलिस्ट से, सोशलिस्ट को सेकुलर से सेपरेट नहीं कर सकते। इंडियन स्टेट का नेचर इन सारी टर्म्स को एक साथ रख के ही डिफ़ाइन किया जा सकता है, और अगर इन पांचों टर्म्स में से एक को भी हटाया तो इंडियन स्टेट विल कोलैप्स। इंडियन स्टेट का नेचर इन टर्म्स की इंडिविजुअलिटी नहीं है, बल्कि इन सारी टर्म्स को एज अ इंटीग्रल होल ट्रीट करना है, और इसके लिए हमें इन टर्म्स को एक ही फ्रेज मानकर ट्रीट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट आइडल्स हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फोर्थ पॉइंट बात करता है डेट के बारे में, जिस डेट को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1949 डू वी हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि अगर हम प्रीएम्बल को ब्रेक करें तो उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स के बारे में, और वो सोर्स है इंडियन सिटीजन्स। सेकंड कंपोनेंट बात करता है इंडियन स्टेट के नेचर के बारे में। थर्ड कंपोनेंट बात करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, और फोर्थ कंपोनेंट मेंशन करता है डेट, जिस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, जो कि है 26 नवंबर 1949। पर कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम रिपब्लिक डे की तौर पर मनाते हैं। पर ऐसा क्यों हुआ? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, अडॉप्ट हो चुका था, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों इनैक्ट किया गया? पंडित नेहरू की वजह से। पंडित नेहरू ने इंसिस्ट किया कि चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है 26 नवंबर 1949 को, पर इसे हमें 26 जनवरी 1950 को इनैक्ट करना चाहिए, और इसका रीज़न जानने के लिए हमें 1929 में जाना होगा। हिस्टोरिक लाहौर सेशन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि अब हमारा गोल है पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया हमारी कंट्री में। पंडित नेहरू ने कहा, भले ही हमें 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस नहीं मिली, पर इस डेट की हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिहाज से बहुत सिग्निफिकेंस है, और इसीलिए हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इनैक्ट करना चाहिए, और तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इनैक्ट किया गया। पार्ट 2, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। अब हम प्रीएम्बल में मेंशन की गई टर्म्स को वन बाय वन समझेंगे। पहली टर्म है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और इस कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर हमें लॉज बनाने हैं अपनी कंट्री के लोगों के लिए, तो उसमें किसी फॉरेन पावर की इंटरफियरेंस नहीं होगी। अगर हमें वन नेशन वन टैक्स इम्प्लीमेंट करना है अपनी कंट्री में जीएसटी की फॉर्म में, तो हमें किसी यूएसए की परमिशन नहीं लेनी, ना किसी यूएन जैसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन लेनी है। यानी कि सोवरेन कंट्री होने की वजह से इंडिया अपने डिसीजन ले सकता है बिना किसी फॉरेन पावर की इन्फ्लुएंस के, और इंडियन स्टेट का यही सोवरेन कैरेक्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। सोवरेन के बाद आता है डेमोक्रेटिक। टू बोरो द वर्ड्स फ्रॉम अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का एब्सोल्यूट अपोजिट है डिक्टेटरशिप और मोनार्की। डिक्टेटोरियल रिजीम में लोगों का रूल नहीं होता। एक डिक्टेटर अथॉरिटेरियन रूलर मोनार्क रूल करता है, वही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर होता है। जो भी किंग बोल दे वही रूल है, वही लॉ है, जो भी किंग करे वही लॉ है। और किंग किसी को अकाउंटेबल नहीं है। किंग कैसे फंक्शन कर रहा है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पर ये चीज़ें डेमोक्रेसी में नहीं होती। डेमोक्रेसी में लोगों का रूल है, लोगों की विल, उनकी इच्छा ही सुप्रीम है, और यही इंडियन स्टेट का नेचर है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की क्रिएशन और एग्जिस्टेंस को इंश्योर करता है लोगों की मर्ज़ी से। हर 5 साल बाद लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और फिर ये रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए काम करता है, ना कि लोगों पर रूल करता है। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का काम अच्छा लगता है तो हम उसे गवर्नमेंट को दोबारा 5 सालों के लिए ला सकते हैं।
अगर गवर्नमेंट का काम ना पसंद आए तो उनकी जगह किसी और रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके, और ये रिप्रेजेंटेटिव फिर लोगों के लिए काम करेगा अगले 5 सालों तक। यानी कि इंडियन स्टेट डेमोक्रेटिक है, और जहाँ तक इंडिया की बात है, हमारी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कंट्री के सारे लोग एक जगह आते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनके लिए क्या सही है। वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आते हैं, लॉज बनाते हैं एक दूसरे के लिए। पर बढ़ती पॉपुलेशन के साथ इस तरह की डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी टाइप की डेमोक्रेसी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों का इनडायरेक्ट रूल होता है थ्रू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं एक फ़िक्स टर्म के लिए, और ये इस फिक्स टर्म में के दौरान ये रिप्रेजेंटेटिव रूल्स और लॉज बनाते हैं बाकी बची हुई पॉपुलेशन के लिए। यहाँ लोग रूल तो करते हैं पर इनडायरेक्टली थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही इंडियन स्टेट का नेचर है। इंडियन स्टेट का थर्ड नेचर है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि स्टेट का हेड इलेक्टेड होता है, हेरिडेटरी मोनार्क नहीं। फॉर एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम वॉज इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और हमें पता है प्रेसिडेंट हेड होता है स्टेट का। APJ अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा पाटिल, और उनके बाद प्रणब मुखर्जी, और उनके बाद रामनाथ कोविंद इंडिया के प्रेसिडेंट बने, इंडियन स्टेट के हेड बने। इससे हमें ये पता चलता है कि इंडियन स्टेट का हेड हेरिडेटरी मोनार्क नहीं है, और हर 5 साल में स्टेट के हेड को इलेक्ट किया जाता है। अब इस स्टेट के हेड को री इलेक्ट किया जा सकता है, पर उसके लिए इलेक्शन होना ज़रूरी है, और यही इंडियन रिपब्लिक का नेचर है। ब्रिटेन एक रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ की स्टेट हेड उनकी क्वीन है, और ये पोजीशन हेरिडेटरी है क्योंकि किंग को इलेक्ट नहीं किया जाता। यहाँ 2 और चीज़ें समझनी ज़रूरी है। पहली, रिपब्लिक पॉलिटिकल सोवरेनिटी लोगों के पास होती है, और किंग की तरह किसी एक इंडिविजुअल के पास अल्टीमेट सोवरेनिटी नहीं होती, और ये रिपब्लिक नेचर है इंडियन स्टेट का। सेकंड पॉइंट है, यहाँ किसी ग्राउंड पर बेसिस पर किसी को कोई प्रिविलेज नहीं दी जाती, और इसी वजह से सारे पब्लिक ऑफिसेज सभी सिटीजन्स के लिए खुले हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। यानी कि कल को आप भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं इंडिया के, कल आप भी किसी स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस, गवर्नर का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कुछ क्लास के लोगों के लिए रिजर्व्ड है। जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक पब्लिक ऑफिसेज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, और सभी पब्लिक ऑफिसेज सभी सेक्शन के लोगों के लिए हमेशा ओपन रहते हैं। यही इंडियन स्टेट का रिपब्लिक नेचर है। फोर्थ नेचर, सोशलिस्ट। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल को अमेंड किया गया इन 1976 जब इंदिरा गांधी PM थी। प्रीएम्बल ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा और उसमें 3 वर्ड्स ऐड करें, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नहीं थे, इन्हें ऐड किया गया 1976 में थ्रू 42nd अमेंडमेंट। सोशलिज्म को डिटेल में समझने के लिए मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी को समझेंगे जो कार्ल मार्क्स ने दी थी। कार्ल मार्क्स ने गरीबी को बहुत करीब से देखा है, और उन्हें लगता है कि कैपिटलिज्म इस पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर हमें इनइक्वालिटी रिमूव करनी है सोसाइटी में से तो हमें कैपिटलिज्म को अबॉलिश करना चाहिए, और तब जो फेज़ आएगा उसे हम सोशलिज्म कहेंगे। और इस सोशलिज्म को लाने के लिए हमें चाहिए रेवोल्यूशन। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने एक स्लोगन दिया था, ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट सो दैट वी कैन ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड वी कैन एश्योर एन एग्लिटेरियन सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। और इस सोशलिज्म में कोई प्राइवेसी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। मार्क्सिज्म सोशलिज्म में कोई प्राइवेसी नहीं होती, सब कुछ स्टेट के कंट्रोल के अंडर होता है। सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेवोल्यूशन लाना होगा सोसाइटी में, और ये रेवोल्यूशन ब्लडी भी हो सकता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए ऐसे रेवोल्यूशन की बात कैसे कर सकता है? क्या जो सोशलिज्म हमारे प्रीएम्बल में है वो मार्क्सियन सोशलिज्म है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं,
क्योंकि मार्क्सियन की जो इंटरप्रिटेशन है सोशलिज्म की, वो बात करती है प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करने की और सभी चीज़ें स्टेट के अंडर कंट्रोल देने की। और मार्क्सियन सोशलिज्म के लिए रेवोल्यूशन चाहिए, जो वॉयलेंट रेवोल्यूशन हो सकता है। इंदिरा गांधी से पूछा गया था कि उनकी सोशलिज्म की डेफिनेशन क्या है। उन्होंने कहा कि हमारा अपना ब्रांड है सोशलिज्म का, प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश नहीं की जाएगी इंडिया में, यानी कि इंडियन कंटेंट और सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को अंडर चेक रखा जाएगा ज़्यादा लोगों के बेनिफिट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास 100 एकड़ की ज़मीन है, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडिया में अबॉलिश नहीं की जाएगी, पर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी अंडर चेक रखी जाएगी। कल को ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए गवर्नमेंट मेरी ये ज़मीन एक्वायर कर सकती है, रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए या रेलवे ट्रैक ले करने के लिए या स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाने के लिए, यानी कि ज़्यादा लोगों के गुड के लिए गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। और यही हमारा सोशलिज्म है। हमारा सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश नहीं किया जाता, बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को अंडर चेक रखा जाता है। काफ़ी सारी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सोशलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वो मार्क्सियन सोशलिज्म नहीं है, वो डेमोक्रेटिक या गांधीयन सोशलिज्म है। और यहाँ हमें एक छोटा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, फाबियान सोशलिज्म। फाबियान सोशलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है यूके, ब्रिटेन में, जहाँ वो एक चीज़ में बिलीव करते हैं कि हाँ, कैपिटलिज्म की वजह से इनइक्वालिटी हुई है रिच और पुअर में। हाँ, कैपिटलिज्म की वजह से रिच और रिच बन रहे हैं और पुअर पुअर ही रह गए हैं, और उसके लिए रेवोल्यूशन चाहिए हमें, पर वो रेवोल्यूशन वॉलेंट ना हो। रिच और पुअर के बीच का गैप कम करने के लिए, एक एग्लिटेरियन सोसाइटी क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़रूरी है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के थ्रू रिच और पुअर का गैप कम किया जा सकता है, और इसे ही फाबियान सोशलिज्म कहते हैं। फाबियान सोशलिज्म ये बिलीव करता है कि रिच और पुअर के बीच के गैप को ख़त्म करने के लिए हमें किसी रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत है। सोशलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, पर वो किसी वॉलेंट रेवोल्यूशन की बात नहीं करता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाबियान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, जिससे कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से सोसाइटी में से इनइक्वालिटी और पॉवर्टी हटाई जा सके। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नाकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इन 1983। सोशलिज्म वर्ड और कॉन्सेप्ट हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है, पर यह मार्क्सियन सोशलिज्म नहीं है। ये सोशलिज्म वर्ड इंडिकेट करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ सोशलिज्म, जिसके का एम है पॉवर्टी एलिमिनेट करना। आखिरी नेचर है सेकुलर। आम भाषा में सेकुलरिज्म वो आइडियोलॉजी है जो धार्मिक मैटर्स को स्टेट मैटर्स से सेपरेट करती है। स्टेट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए वो रिलीजन नहीं बताएगा, स्टेट की एजुकेशनल पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए वो रिलीजन नहीं बताएगा, यानी कि रिलीजन स्टेट की फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करेगा। डिफरेंट ब्रांड्स है सेकुलरिज्म के दुनिया में। चाइना एक एंटी रिलीजियस कंट्री है क्योंकि वो मार्क्स में बिलीव करती है। मार्क्स ने कहा था कि अगर हमें कैपिटलिज्म अबॉलिश करना है तो उसके लिए हमें रेवोल्यूशन चाहिए, ऐसे रेवोल्यूशन जो कैपिटलिज्म को अबॉलिश करे और सोशलिज्म की स्टेट में ले आए। पर मार्क्स ने यह भी कहा कि लोग रिवॉल्ट नहीं करेंगे, रेवोल्यूशन तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक रिलीजन डिस्ट्रॉय ना हो जाए, क्योंकि रिलीजन स्टेटस कोड को सपोर्ट करता है। मार्क्स सेज क्रिश्चियनिटी टॉक्स अबाउट that it is easier for gamble to pass through the eye of a needle than the rich man to enter the heaven, यानी कि एक रिच मैन का हेवन में जाना इम्पॉसिबल है। तो ये पुअर लोग क्या करते हैं जो इनइक्वालिटी से इन्फेक्टेड है कैपिटलिज्म की वजह से, ये लोग कहते हैं कि ठीक है हम सफ़र करेंगे 7 साल 20 साल 30 साल, और जब हम मर जाएंगे तब हम हेवन में जाएंगे, और ये रिच पीपल कभी हेवन नहीं जाएंगे। अगर यही मेंटालिटी रही लोगों की तो वो कभी रिवॉल्ट नहीं करेंगे। अगर रेवोल्यूशन स्टार्ट करना है तो पहली चीज़ होगी रिलीजन को अबॉलिश करना, क्योंकि रिलीजन लोगों को सहारा देता है।
इसलिए चाइना जैसी कम्युनिस्ट कंट्री एंटी रिलीजियस है। चाइना में एक प्रोविंस है जिंगजांग। इस प्रोविंस में एथनिक माइनॉरिटीज़ कॉल्ड यूग्रोस जो कि मुस्लिम है। अगर ये यूग्रोस स्टेट का पार्ट है तो ये गवर्नमेंट का भी पार्ट है। ये फास्टिंग के मंथ में फास्ट नहीं रख सकते, ना ही अपने प्रेयर्स ओपन में कर सकते हैं क्योंकि स्टेट एंटी रिलीजियस है। यानी कि चाइना एक एंटी रिलीजियस कंट्री है और ये चाइना का मॉडल है सेकुलरिज्म का। यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में सेकुलरिज्म के आइडिया का मतलब है नॉन इंटरफेशियल। हम आपके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, चाहे कैसे भी मैटर हो, वो आपके और आपके गॉड का मामला है। जो कुछ भी आप अपने घर की चार दीवारी में करते हो, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब कि एब्सोल्यूट डिलिंकिंग ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी और यही वेस्टर्न और यूरोपियन सेकुलरिज्म है। इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म यूनिक है इंडिया की तरह। इंडियन सेकुलरिज्म है कि सारे रिलीजन्स को इक्वल प्रोटेक्ट करना, पर सबसे इम्पॉर्टेंट किसी रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं बनाना। इस्लाम स्टेट रिलीजन है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। बुद्धिज़्म स्टेट रिलीजन है म्यांमार और बर्मा में। पर इंडिया किसी रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं मनाता। इंडिया में स्टेट रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इंडियन स्टेट सारे रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करती है और इक्वली सपोर्ट भी करती है। हम रिलीजन के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते और यही इंडियन सेकुलरिज्म है और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में मेंशन है। तो अभी तक हमने क्या समझा? प्रियम्बल 4 चीज़ों के बारे में बात करता है। सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इंडियन सिटीजन्स है। दूसरी, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और तीसरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हम अब थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्टिंग फ्रॉम जस्टिस। जस्टिस क्या है? A just and fair treatment to all the citizens of this country। यहाँ हम जस्टिस की 3 फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या है? लेटर वैदिक पीरियड के बाद जब सोसाइटी रीजनरेट हुई रिप्रेसिव कास्ट सिस्टम में, जहाँ ब्राह्मण्स टॉप पर थे और अनटचेबल्स को साइडलाइन कर दिया गया था, और सोसाइटी इन अनटचेबल्स को कैसे ट्रीट करती थी? अगर मैं एक दलित हूँ और रोड पर चल रही हूँ और सामने से एक ब्राह्मण आ रहा है, मुझे मर्द में जंप करना पड़ेगा क्योंकि मेरी स्टिंक अपर क्लास ब्राह्मण के लिए पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। यहाँ प्योरिटी और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था, जहाँ ब्राह्मण प्योर थे और दलित पोल्यूटेंट। ब्राह्मण्स की ड्रेस और फूड हैबिट्स प्योर थी, वहीं दलित की ड्रेस और फूड हैबिट्स इम्प्योर। और इसी प्योरिटी और पोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट पर सोसाइटी डिवाइडेड थी, जहाँ ब्राह्मण टॉप पर थे और दलित बॉटम पर। सेपरेट वाटर्स, जहाँ से ब्राह्मण पानी पी सकते थे और जहाँ से दलित पानी पी सकते थे। B.R. अम्बेडकर एक दलित थे और उन्होंने भी कुछ इसी तरह की चीज़ें फेस की जब वो स्कूल में थे। कई दिनों तक उन्हें पानी नहीं मिलता था क्योंकि जिस वेल से दलित को पानी लेना अलाउड था वो सूख गया, और जो दूसरा वेल था जिसमें पानी था उसमें से वो पानी नहीं ले सकते थे क्योंकि वो अपर कास्ट के लोगों के लिए था। क्या अब ऐसी रिप्रेसिव सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं, क्योंकि इंडियन स्टेट का ऑब्जेक्टिव है सोशल जस्टिस, जहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों के बेसिस पर। ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस, ऐसी इवल सोशल प्रैक्टिसेस सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट करती है। डालमिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल जस्टिस जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है वो बात करता है सोशल इम्बैलेंस को रिमूव करने की। हमारे देश के लोग बिना कास्ट और रिलीजन के बारे में सोचते हुए एक साथ हार्मनी में रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, और यही सोशल जस्टिस है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ऑब्जेक्टिव यानी कि सोशल जस्टिस डिनोट करता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन्स। सेकेंड इज पॉलिटिकल जस्टिस। 2 थिंग्स टू बी नोटेड। फर्स्ट, आपका पूरा राइट है वोट करके अपनी चॉइस के रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का, पर वोट करने के लिए आपका नाम इलेक्टोरल रोल्स में मेंशन होना चाहिए, और अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल्स में है सिर्फ तभी आपका पोलिंग बूथ पर जाकर वोट कर सकते हैं अपनी चॉइस के कैंडिडेट के लिए, और यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। इलेक्टोरल रोल्स में नाम चढ़ाते टाइम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स जैसे ग्राउंड्स पर, और यही पॉलिटिकल जस्टिस है। ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में मेंशन सेकंड ऑब्जेक्टिव।
सेकेंड पॉइंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू वोट सिर्फ ब्राह्मण्स को ही नहीं बल्कि दलित्स को भी दिया है, सिर्फ आदमियों को नहीं औरतों को भी दिया है, सिर्फ बूढ़े को नहीं जवानों को भी दिया है, सिर्फ पढ़े लिखों को नहीं अनपढ़ों को भी दिया है, और राइट टू वोट उन्हें भी दिया गया है जो सिटीज़ में रहते हैं और उन्हें भी जो विलेजेस में रहते हैं। यही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जिसे हम पॉलिटिकल जस्टिस कहते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए मैं आपके लिए लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस रखती हूँ। ये केस किस बारे में था? एक लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और ये लॉ गवर्न करता है कंडक्शन ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा टू लेजिस्लेटिव असेंबली। इस लॉ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने चैप्टर इलेक्शन में। वेरी ब्रीफली हियर, इस लॉ में एक सेक्शन है, सेक्शन 8 क्लॉज 4। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं इलेक्शन में खड़ी हुई और मैं एमएलए या एमपी बन गई, पर अब मैंने क्राइम कर दिया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुझे 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट दे दी। मुझे क्या होगा? कुछ भी नहीं। मैं पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली से डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगी, मतलब कि मैं जेल में रहते हुए भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और मुझे क्या दिया गया है? मुझे मिली है 3 महीने की विंडो, यानी कि इन 3 महीनों के अंदर अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ अपील कर सकती हूँ हाई कोर्ट में। मैं अपना केस लेकर गई हाई कोर्ट और उन्होंने भी मुझे सेम सज़ा दे दी, तब भी मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होंगी और फिर से 3 महीनों के अंदर अंदर मैं अपना केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं गिल्टी हूँ और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, सिर्फ तभी मैं डिस्क्वालीफाई होंगी अपने ऑफिस से। पर इंडिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि डिकेड्स लग जाते हैं किसी केस की जजमेंट को आने में और उस केस की लॉजिकल कंक्लूजन आने तक 10 साल, 20 साल, 25 साल एक लॉ ब्रेकर होते हुए मैं लॉ मेकर रहती हूँ कंट्री की। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो 3 मंथ्स की विंडो देता है कन्विक्टेड पॉलिटिशियन को अपनी जजमेंट के अगेंस्ट अपील करने के लिए, ये सेक्शन 8 क्लॉज 4 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये पॉलिटिकल जस्टिस को वॉलेट करता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है। और इस जजमेंट के बेसिस पर जिस दिन आपका कन्विक्शन किया गया है उसी दिन से आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से। इसी वजह से जिस दिन लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट हुए उसी दिन वो डिस्क्वालीफाइड हो गए पार्लियामेंट की मेंबरशिप से। जिस दिन जय जया ललिता कन्विक्ट हो गई उसी दिन वो डिस्क्वालीफाइड हो गई थी तमिलनाडु की लेजिस्लेचर मेंबरशिप से। ये पॉलिटिकल जस्टिस है, यानी यही गोल और ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल में मेंशन्ड है। Third, economic justice. The ideal of economic justice is to make equality of status meaningful and life worth living. अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी है वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी के मामले में, इस इनइक्वालिटी को रिमूव करना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? जस्टिस। और जस्टिस के 3 वेरिएंट्स हैं, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। और ये जस्टिस का ऑब्जेक्टिव, ये आइडिया जस्टिस का हमने बोरो किया है रशियन रेवोल्यूशन से और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। इसके बाद हमारे पास 3 और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और ये ऑब्जेक्टिव्स हमने फेमस फ्रेंच रेवोल्यूशन से बोरो करे हैं। लिबर्टी क्या है? फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जो सोचना है आप सोच सकते हैं, जो एक्सप्रेस करना है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी मीडियम को यूज़ करके, थ्रू मूवीज़, आर्ट फॉर्म्स, पेंटिंग्स, कॉलम्स, म्यूज़िक, सॉन्ग्स, बुक्स। चाहे आप कोई सा भी मीडियम यूज़ करो, आपके पास लिबर्टी है, आपके पास फ्रीडम है खुद को एक्सप्रेस करने की। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप एज वेल। आपके पास लिबर्टी है, आप किसी को भी वर्शिप कर सकते हैं, अपनी चॉइस के रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो एथिस्ट रह कर किसी भी रिलीजन को ना माने। आपकी फ्रीडम है, आपकी लिबर्टी है और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी, नो स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। किसी भी अपर कास्ट या पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पर किसी को कोई स्पेशल लॉज नहीं दिए गए हैं। कंप्लीट इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है।
नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी, अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। अगर सभी सिटीजन्स के माइंड में ये आइडिया पर्सुलेट हो जाए कि हम एक ही लैंड को बिलोंग करते हैं, तब इंडियंस कैन यूनाइट और उसी से हमारी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी इंटैक्ट रह सकती है। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है और इसके साथ साथ सभी सिटीजन्स की डिग्निटी इंश्योर करना भी कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बिना हर इंडिविजुअल को डिग्निटी दिए फ्रैटर्निटी अचीव नहीं करी जा सकती। अब रिकैप कर लेते हैं हमने क्या समझा है अभी तक। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल मिरर रिफ्लेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है और प्रियम्बल हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर किस बारे में है। और प्रियम्बल वो की है जिससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टर्स के माइंड को अनलॉक कर सकते हैं। अगर हम इस प्रियम्बल को ब्रेक करें तो इसके 4 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट, वी द पीपल, जो कि सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। थर्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। एंड फोर्थ, डेट ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 और इनैक्ट किया गया 26 जनवरी 1950। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस 26 नवंबर 1949 को ही इनैक्ट हो गए थे, जैसे कि सिटीजनशिप, गवर्नमेंट, ये 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में आ गए थे, पर बाकी कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब आ जाते हैं पार्ट 4, प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरुवारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि प्रियम्बल के लिए वोटिंग नहीं हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि हर एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का डिबेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हर एक आर्टिकल पर वोटिंग होने के बाद ही वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बने हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स की तरह प्रियम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस किया गया था, उस पर भी वोटिंग हुई थी और बाकी प्रोविजंस की तरह प्रियम्बल भी सब्जेक्ट था वोट्स पर। यह इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं थी बेरुवारी यूनियन केस 1960 में। इससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। पर केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973 केस में सुप्रीम कोर्ट को पता था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी प्रोविजंस की तरह उस पर भी डिबेट और वोटिंग की गई थी। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, क्विक पॉइंट्स, पार्ट 5, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। हमने प्रियम्बल का आइडिया बोरो किया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव मिशन इन द प्रियम्बल आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही मैं आपको लैंडमार्क केस केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बारे में बताऊंगी डिटेल में, पर फिलहाल अभी ब्रीफली इतना समझ लीजिए कि इस केस की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविज़न अमेंड किया जा सकता है सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर के। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हम उन्हें स्नैच नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं। इस बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदला जा सकता है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का और इसे कोई अमेंड स्नैच नहीं कर सकता। इंडियन स्टेट का नेचर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कोई अमेंडमेंट या इस फीचर को स्नैच नहीं कर सकती। Point 3. Preamble aids the legal interpretation of the Constitution where the language is found to be ambiguous. Preamble की significance क्या है? Preamble enforceable नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। इसका मतलब है आप सुप्रीम कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि डियर सुप्रीम कोर्ट, आप गवर्नमेंट से प्रियम्बल को इम्प्लीमेंट करने की डेट पूछिए। अगर प्रियम्बल कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी होते हुए भी प्रियम्बल इन्फोर्सेबल या इम्प्लीमेंटेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो
सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट किसी केस को सुन रही होती है और उसे कोई कन्फ्यूजन होती है, एम्बिग्यूटी होती है, क्लैरिटी नहीं होती उस पर्टिकुलर प्रोविज़न को लेके, तब सुप्रीम कोर्ट एक लुक देखती है प्रीएम्बल का, क्योंकि ये प्रीएम्बल फ़िलॉसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की, और तभी सुप्रीम कोर्ट सुटेबल रूलिंग देती है उस पर्टिकुलर केस को लेकर। इज़ राइट टू प्राइवेसी अ फंडामेंटल राइट? राइट टू प्राइवेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये राइट टू प्राइवेसी की बात नहीं करता। ये मैटर कोर्ट गया। जस्टिस रिटायर्ड के.एस. पुट्टुस्वामी 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आगे ये क्वेश्चन रखा गया कि क्या राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है? क्या राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का पार्ट है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल का लुक लिया। प्रीएम्बल किस बारे में बात करता है? प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव है डिग्निटी ऑफ पीपल, यानी कि हर एक इंडिविजुअल सिटीजन को डिग्निटी से रहने का अधिकार है और ये डिग्निटी बिना प्राइवेसी के नहीं हो सकती। इसलिए राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। किसने कहा ये? सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रीएम्बल को एक इंस्पिरेशन की तरह यूज़ करती है जब भी कोई एम्बिजियस सिचुएशन आती है। सुप्रीम कोर्ट प्रीएम्बल की हेल्प लेती है कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के लिए, और यही प्रीएम्बल की सिग्निफिकेंस है। प्रीएम्बल एक मिथ है या रियलिटी? हमारा प्रीएम्बल कहता है कि इंडियन स्टेट का नेचर सोशलिज्म होना चाहिए, पर 1981 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद क्या हुआ? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमने ओपनली और शेमलेसली इस कैपिटलिज्म को एम्ब्रेस किया। क्या हम हमारे प्रीएम्बल में मेंशन सोशलिज्म को वॉयलेट नहीं कर रहे? प्रीएम्बल सेकुलरिज्म के बारे में बात करता है, पर क्या हम सेकुलर हैं? अगर हम सेकुलर हैं तो गवर्नमेंट कुंभ मेला क्यों ऑर्गेनाइज करती है? पिलग्रिमेज को इनकरेज क्यों करती है? एक्टिवली पार्टिसिपेट क्यों करती है करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग में पाकिस्तान और इंडिया के बीच? अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव सोशल जस्टिस है तो दलित कम्युनिटी के लोगों पर अटैक क्यों होते हैं कंट्री वाइड? अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है फ्रेटर्निटी, फिर क्यों आज भी इंडिया में कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन के बेसिस पर डिवाइड है? नॉर्थ साउथ डिवाइड क्यों है? ईस्ट वेस्ट डिवाइड क्यों है? अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, व्हाई इज दैट सम यूज देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड आस्क लेजिटिमेट क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट दैट दे आर लेबलेस इंटरनेशनल? मूवीज, बुक्स, थिएटर्स बैन क्यों होते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक जस्टिस, पर फिर भी कुछ लोगों के पास ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। ऐसा क्यों? इंडिया में कुछ फैमिलीज़ हैं जो कंट्रोल करती है वेल्थ। यहाँ मिसमैच नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव्स और एम्पेरिकल रियलिटी के बीच में? इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे आपको मेरी फ्यूचर लेक्चर वीडियोस में। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। Question number 1. With reference to the preamble of the Indian Constitution, consider the following statements. First, it acts as table of content for the Constitution of India. Second, it unlocks the mind of the drafters of the Constitution of India. Third, it is the philosophy of the Constitution of India. Which of the statements given above is or are correct? The answer is B, 2 and 3 only. It gives the philosophy of the Constitution and help us understand the thoughts of the makers. Question number 2. The Indian Constitution was adopted on January 26, 1950. True or false? The answer is false. Question number 3. Which one of the following is considered as the precursor of the preamble of the Constitution of India? A. Objective resolution. B. Instrument of instruction. C. Directive principle of state. D. Fundamental duties of citizen. The answer is A. Objective resolution. 13th December 1946, an objective resolution was presented by Jawaharlal Nehru, laying down the underlying principles of the Constitution, which later became the preamble of the Constitution. 2nd January 1947, objective resolution unanimously adopted. Question number 4. Which of the following statement best illustrates Indian form of secularism? A. Separation of state from religion. B. Discouragement of religion for promoting nationalism. C. Equal respect for all religion. D. Non-interference of state in non-secular functions of religion. The answer is C. Equal respect for all religion. Indian secularism stands for equal treatment and support to all religions. Question 5. The objective of justice in the preamble of India is borrowed from A. American Revolution. B. Russian Revolution. C. French Revolution. D. Taiping Revolution. The answer is B. Russian Revolution.
Fundamental rights from American Constitution, justice from Russia, liberty from France. Question number 6. Consider the following statements. First, to maintain fraternity in India, securing the dignity of the citizen is vital. Second, liberty of faith is a stated objective in the preamble of India. Which of the statement given above is or are correct? The answer is C, both 1 and 2. Both statements are true. Question number 7. In Berubari Union case of 1960, preamble was recognized as an integral part of the Indian Constitution. True or false? The answer is false. In Keshavananda Bharati case 1973, preamble was recognized as a part of the Constitution of India like the other part of the Constitution. So here the video ends. Thank you for watching my video. I hope you like my content. If you like it, please do give it a thumbs up and subscribe to my channel. In case you have any question, please comment, or you may also join me on my Instagram. I have provided my Instagram link below in the description box. I will be posting my next video very soon. Until then, stay safe, stay happy. Thank you. Bye bye.